हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी इस चैप्टर से आज हम तीसरे लेक्चर में ऊर्जा संरक्षण का नियम, शक्ति या सामर्थ्य तथा ऊर्जा की कॉमर्शियल इकाई इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। पिछले चैप्टर में यानी पिछले क्लास में हम लोग जो है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कार्य के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? आपको ये पता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, नियत रहती है। अर्थात रूपांतरण के पहले यानी जब उसका रूप बदला नहीं गया है, जैसे विद्युत ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से जो है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो इस तरह से जब रूपांतरण होता है तो इस रूपांतरण के पश्चात और पूर्व जो कुल ऊर्जा होती है वह नियत होती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। ऊर्जा जो है वह किसी भी रूप में क्यों न हो, लेकिन संरक्षित रहती है। जैसे गुरुत्व के अंतर्गत किसी गिरती हुई वस्तु का सभी बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अगर मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वह सदैव नियत रहता है। तो इस तरह से प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh, यह दोनों का जो योग है यह योग सदैव नियत रहता है, यानी अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए ज्यादातर इस मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए हम लोग जब शब्दों का प्रयोग करते हैं ऊर्जा संरक्षण का, तो यहाँ पे हम इसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इसलिए कि यांत्रिक ऊर्जा मीन्स गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। और जब वस्तु गिर रही है और उस पर कोई दूसरा बल या कारक कार्य नहीं कर रहा है तो उस दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। यानी आपको प्रूफ करना है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। और किसके लिए? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से गिर रही हो। तो मान लेते हैं कि यम द्रव्यमान का कोई पिंड है जो विरामावस्था में है और विरामावस्था से मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है। जैसे देखिए इस फिगर में यह धरातल से h ऊंचाई पर है, पॉइंट A पर इसका द्रव्यमान m है और यह यहां से u बराबर 0 वेग से गिर रहा है, अर्थात यह फ्रीली छोड़ दिया गया है। जब ये छोड़ दिया गया है तो ये जो है अंडर ग्रेविटी होगा, गुरुत्व के अधीन होगा। तो जब गुरुत्व के अधीन होगा तो यह नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ करता है और जैसे गिरना प्रारंभ करता है तो इसके वेग में वृद्धि होती जाती है और जब यह धरातल पर टकराता है उस समय इसका वेग अधिकतम होता है। तो अगर हम इसे जो है पार्ट में बांट लें, ये पॉइंट A, पॉइंट B और ये पॉइंट C, तो A पर निकाल लें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तथा B पर निकाल लें, इसी तरह से C पर निकाल लें। अगर इन तीनों बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत आता है तो हम कह सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। तो चलिए फाइंड करते हैं पॉइंट A पर। तो बिंदु A पर u बराबर क्या है? 0 है। तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? k बराबर 1/2 mu²। u² की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 0। स्थितिज ऊर्जा यहां से यहां तक की हाइट जो है h है, तो स्थितिज ऊर्जा u बराबर mgh हो गई। अब बिंदु A पर जो कुल ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, अर्थात A पर ऊर्जा
E बराबर के ई प्लस पी, के ई काइनेटिक एनर्जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या है, 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो इस तरह से E बराबर mgh समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। बिंदु B पर, जो बिंदु B है, तो मान लेते हैं कि बिंदु B पर जो है, जो वेग है वह v डैश है। तो v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से अगर हम फाइंड करें तो u का मान 0 है, तो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gx। ऊपर से जो हाइट है वह हाइट x है, ऊपर से जो हाइट है वह हाइट x है। ये देखिए ऊपर से जो हाइट है ये हाइट x है। तो x दूरी गिरने में वह कितना वेग प्राप्त करेगा, v डैश का स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2gx, यानी v डैश स्क्वायर बराबर 2gx। तो गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv डैश स्क्वायर, v डैश स्क्वायर की जगह पर 2gx पुट करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो mgx, यानी गतिज ऊर्जा हो गई mgx। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये पूरी हाइट जो है यह h है और यह x दूरी गिर चुका है, तो जो दूरी बचेगी वह बचेगा h माइनस x, अर्थात इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा u बराबर mg और हाइट h माइनस x बचा है। तो बिंदु B पर कुल ऊर्जा कितनी हो गई, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। तो गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई है mgx और स्थितिज ऊर्जा mgh माइनस x, इसे जोड़ देते हैं तो E बराबर mgx प्लस mgh माइनस x। इसको एक्सपेंड कर लेंगे यानी ब्रैकेट ओपन करके, तो mgh माइनस mgx, mgx से माइनस mgx और प्लस mgx कट जाएगा तो mgh बचेगा, यानी E बराबर mgh समीकरण नंबर 2। अर्थात बिंदु B पर भी वही प्राप्त हुआ जो A पर प्राप्त हुआ है। अब C पर देख लेते हैं। तो बिंदु C पर क्या है, v बराबर ई स्क्वायर प्लस 2gh से v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 2gh। यह v क्या है, जब ग्राउंड पर वो टकरा रहा है पॉइंट C पर, उस समय उसका वेग है। तो k बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 m और v स्क्वायर के जगह पर 2gh, 2 से 2 कट जाएगा तो mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, और जब ग्राउंड पर पहुंच चुका है, धरातल पर पहुंच चुका है, तो h का मान 0 हो गया, तो mg इंटू 0 दैट इज 0। अब बिंदु C पर जो कुल ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, अतः E बराबर के ई प्लस पी से E बराबर mgh, ये के ई का मान और पी का मान 0 है, तो E बराबर हो गया mgh। यानी आपने ये देखा कि पॉइंट A, B और C तीनों पर ही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत है। तो लिखेंगे कैसे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है। अर्थात इस से हमने ये प्रूफ किया कि यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर लागू होता है। मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का बदलाव, यानी जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, उस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। तो यह किस तरह से रूपांतरित होती है, तो ये देखिए, यह h हाइट है, u बराबर 0 यानी मुक्त रूप से यहां से छोड़ा गया है और C पर ये पहुंच रहा है। तो इस अब जो है आपको ऊंचाई h और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचना है। तो देखिए पॉइंट A पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी क्योंकि u का मान 0 है, और C पर क्या होगा, C पर v का मान अधिकतम होगा तो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होगी। तो अब देखिए जब h का मान 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है, ये ऊर्जा है, ये मैक्सिमम है। और जब ऊंचाई अधिकतम है उस दौरान काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो के का मान 0, काइनेटिक एनर्जी का मान 0। तो यह ग्राफ जो है दर्शाता है गतिज ऊर्जा को। ठीक इसी तरह से
इस मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम है और इस बिंदु पर नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य है। तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है वहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो है, इसका मतलब यह इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी शून्य होगी। तो इस तरह से कुल ऊर्जा का ये जो लाइन है ये खींचा गया है, जो कुल ऊर्जा है यह mgh है, mgh है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह गतिज ऊर्जा का ये ग्राफ है और यह स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है। तो यहां से गतिज ऊर्जा ये क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही, ये घट रही है ऊंचाई के साथ, ऊंचाई जो है बढ़ रही है, यानी ये h का मान आप देख रहे हैं ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो h का मान कम होता जा रहा है। h का मान जब कम होता जा रहा है तो ke का मान जो है ये देखिए बढ़ता जा रहा है। ये गतिज ऊर्जा है ना, ये जैसे जैसे h का मान, ये h है इधर, h घट रहा है तो ke का मान बढ़ रहा है और जब h जो है h बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इस गति के दौरान कुछ एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगी। तो हर पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, वैरी कर रही हैं। अगर गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। यानी इसी तरह से अगर गतिज ऊर्जा घटती है तो स्थितिज बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा अगर घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है यह सदैव नियत रहेगा। तो आपने ये देखा कि h जो मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसी तरह से h का मान जब शून्य है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है, किसी मशीन या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। एकांक समय में किए गए कार्य को उस मशीन या व्यक्ति की शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो शक्ति या सामर्थ्य को हम कार्य से रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि शक्ति या सामर्थ्य बराबर किया गया कुल कार्य बटा लिया गया समय या टोटल ऊर्जा बटा लिया गया समय। तो इस तरह से P बराबर W/T, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी E अपॉन टाइम। तो W अपॉन T लिखिए या E अपॉन T लिखिए। शक्ति की इकाई जो है जूल पर सेकेंड, इसका जूल हो जाएगा और नीचे टाइम सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। अर्थात शक्ति का जो SI मात्रक है वह वाट होता है। शक्ति एक अदिश राशि है, यानी शक्ति को निरूपित करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। यदि कोई पिंड जिस पर बल F लगा है और किसी वेग v से वो गतिशील है तो उस वस्तु की शक्ति P बराबर बल गुणे वेग अर्थात फोर्स इनटू वेलोसिटी इसके बराबर होगा। ठीक इसी तरह से यदि कोई पिंड h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसकी जो शक्ति होगी वह गुरुत्व बल के विरुद्ध किए गए कार्य और समय के अनुपात के बराबर होगा। तो गुरुत्व बल होगा mg और हाइट है h, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा mgh और लिया गया समय कितना है, t है। तो इस तरह से h ऊंचाई तक उठाने में जो शक्ति लगी है या जो शक्ति है वह P बराबर होगी mgh अपॉन t। तो इसका प्रयोग जो है आप ऐसे जगह पर करेंगे जहां पे जैसे क्वेश्चन में किसी सीढ़ी पर कोई चढ़ रहा हो या कुएं से पानी निकाला जा रहा हो या कोई मशीन पानी निकाल रही है,
ऐसे में प्रयोग करेंगे। शक्ति की इकाई वाट होती है। अब 1 वाट जो है आप किसे कहेंगे? 1 वाट कितने के बराबर होगा? तो किसी एजेंट यानी कार्य जो कर रहा है, कर्ता या मशीन द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य हो तो उस मशीन या एजेंट की शक्ति या सामर्थ्य 1 वाट होगी। अर्थात 1 सेकेंड में अगर 1 जूल कार्य किया जा रहा है तो उस मशीन की शक्ति या उस व्यक्ति की शक्ति 1 वाट होगी। ये शक्ति की जो है बड़ी इकाइयां हैं, जैसे किलोवाट, KW, 1 KW यानी 1000 वाट। 1 मेगावाट, मेगा मीन्स होता है 10⁶ वाट यानी 10⁶ वाट, यानी 1000 किलोवाट को 1000 किलोवाट को 1 मेगावाट कहेंगे। 1 गीगावाट, गीगा, तो गीगा में जो है ये कैपिटल G होगा। गीगावाट मीन्स होगा 10⁹, गीगा मीन्स 10⁹ वाट। इसी तरह से 1 अश्वशक्ति, हार्स पावर, ये 746 वाट के बराबर होता है यानी 0.746 किलो वाट। ब्रिटिश अश्वशक्ति यानी BHP होता है, तो BHP होता है 735 वाट। 1 BHP इक्वल्स टू 735 वाट। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यह HP है और यह BHP है, तो HP यह इसका इनपुट शक्ति होता है और ये जो BHP है, ब्रिटिश हार्स पावर है, इसमें जो है यह जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कार्य किया जाता है, उस शक्ति जो व्यय हो जाती है उस शक्ति को छोड़ करके जो है यह लिया जाता है, तो इसे हम BHP कहते हैं। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो जूल जो है ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी खपत या खर्च के लिए सुविधाजनक नहीं है। इसलिए हम ऊर्जा का बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा, KWH कहते हैं, किलोवाट घंटा, और इसी किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 यूनिट, तो यूनिट का प्रयोग आप ज्यादातर कहाँ करते हैं? इस यूनिट का प्रयोग बिजली के खर्च में आप करते हैं। तो ये जो यूनिट है, ये वर्ड जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOTU से जो है ये लिया गया है, जिसे शॉर्ट में हम 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट है क्या? जब कोई 1 किलोवाट का विद्युत उपकरण लगातार 1 घंटे उपयोग में लाया जाता है तो 1 यूनिट विद्युत खर्च होती है। यानी जब कोई, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट का हीटर है, 1 किलोवाट का हीटर अगर 1 घंटा लगातार जलाया जाएगा या प्रयोग में लाया जाएगा तो उससे जो बिजली खर्च हो रही है वह 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। 1 यूनिट अगर इसे हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा जो है KWH किसके बराबर होगा? तो किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट यानी जूल पर सेकेंड, और 1 घंटा तो 60 मिनट गुणे 60 सेकेंड, इस सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा। अब इसको आप गुणा कर देंगे तो 3600000 जूल्स। अब इसे आप लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल होगा। इसी तरह से वाट घंटा यानी वाट आवर, 1 जूल पर सेकेंड इंटू 60 गुणे 60, तो इस तरह से हो जाएगा ये 3600 जूल। इसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल्स, यानी 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल्स। ये आप देख रहे होंगे मोस्टली सबके घरों में लगा हुआ है। इसे क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक विद्युत मीटर कहते हैं। इस मीटर में आप ये देख रहे होंगे, ये जो घेरा हुआ पोर्शन ये दिख रहा है, यह रीडिंग को पढ़ता है। अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ KWH, किलोवाट आवर, अर्थात यह यूनिट को पढ़ता है, यानी इतना यूनिट इसमें हुआ है।
तो यूनिट ये जो kWh है मीन्स यही हो गया किलोवाट आवर। ओके, ये किलोवाट आवर। अब जो है यहाँ पर जो लिखा गया है यह यूनिट की संख्या बता रहा है। तो जैसे 1 2 3 4 5.6 है, तो इतनी यूनिट जो है इस समय तक इस से मतलब जहां पर भी ये लगा हुआ है इतनी यूनिट वहां पर खर्च हो चुकी है। अगर हम ऐसे में यूनिटों की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? उपकरण की संख्या गुणे वाट गुणे समय और बटा 1000। यानी अगर यूनिट की संख्या हम n लिखते हैं तो n बराबर स्मॉल n, यह उपकरण की संख्या, p उसका पावर। पावर को अगर हम किलोवाट में लिख लें तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाट में लिखा गया है इसलिए 1000 से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो n इंटू पी इंटू टी, टी टाइम है, कितने घंटे यूज किया जाता है, बटा 1000। जैसे किसी घर में 60 वाट का 5 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिटों का परिकलन कीजिए। अब देखिए बल्बों की संख्या कितनी है, 5 है। एक बल्ब की शक्ति 60 वाट, समय कितना लगता है यानी कितनी देर तक जलाया जाता है, 6 घंटे तक। अब आपको फाइंड करना यूनिटों की संख्या n। तो n बराबर उपकरण की संख्या 5, इसका शक्ति कितना है 60 वाट, कितने घंटा 6 घंटा, बटा 1000। तो ये आपका ऊपर आ गया 1800 बटा 1000, 2 जीरो ये कट जाएगा तो 1.8 यूनिट। अर्थात 5 बल्ब को 6 घंटे लगातार अगर जलाया जा रहा है जो कि 60 वाट का है, तो उससे जो विद्युत खर्च हो रहा है यह 1.8 यूनिट विद्युत खर्च हो रहा है। यानी एक दिन में 1.8 यूनिट खर्च होगी। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? लैंप जो है जो कि 1000 जूल एनर्जी है उसकी और 10 सेकेंड में व्यय करता है, तो शक्ति या सामर्थ्य बराबर किया गया कुल कार्य या ऊर्जा बटा लिया गया समय। तो कुल ऊर्जा है यहाँ पर 1000 जूल और समय है 10 सेकेंड, तो 1 जीरो कट गया, 100 जूल पर सेकेंड यानी 100 वाट। तो उस लैंप की शक्ति है 100 वाट। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान मतलब सीढ़ी पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए तथा g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। तो लड़के का भार कितना है mg, m 50 किलोग्राम, g का मान 10 यानी ये 500 न्यूटन हो गया। 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 से तो मीटर में हो जाएगा, तो 15/100 मीटर हो गया। एक स्टेप की ऊंचाई है 15/100 मीटर, तो 45 सीढ़ी का तो 45 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 675/100, भाग दे देंगे तो 6.75 मीटर। अर्थात 45 सीढ़ियों में वह लड़का 6.75 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तय किया। कुल समय कितना लगा, t बराबर 9 सेकेंड लगा। तो शक्ति या सामर्थ्य बराबर किया गया कुल कार्य या ऊर्जा बटा लिया गया समय। तो कुल कार्य हो गया P बराबर mgh/t। mg आप ऊपर फाइंड कर चुके हैं 500 है, तो 500 इंटू h का मान यहां से 6.75/9। अब इस 9 से 6.75 को डिवाइड कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। अब 0.75 को 500 में गुणा करेंगे तो आएगा 375.00 वाट। अर्थात लड़के की शक्ति 375 वाट होगी।